आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने 30 सालों तक तिहाड़ जेल में अपनी सेवाएं दी। इनके सामने 8 लोगों को फांसी पर लटकाया गया। इनकी किताब पर एक वेब सीरीज अभी हाल में आई है जिसका नाम है ब्लैक वारंट। अफजल गुरु कैसा आतंकी था, कैसा बिहेवियर था उसका? आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब मुझे फांसी पे लटकाया जाए तो उससे पहले मैं आपकी शक्ल आंखें देखता हुआ जाऊँ। तो एक आतंकी जिसने हमारे देश की संसद पर हमला किया, उसकी फांसी पर आपको अफसोस हो रहा है? 8 फांसियाँ मैंने देखी हैं। तो ये पहला केस ऐसा था शायद जिसमें कि वो हंस रहा था। रंगाबिला में आपको बता दूं कि दिल्ली में एक बहुत खतरनाक, खूंखार, बेरहमी भरा कांड हुआ था जिसमें भाई बहनों की हत्या हुई थी। बिल्ला रंगा को कहता था कि इसने मुझे फंसा दिया, रंगा कहता था बिल्ला ने फंसा दिया। ये बड़ी ही अलग सी सिचुएशन हो गई थी कि हमने लटकाया भी तो और उसकी जान नहीं निकली। 2 घंटे तक लटका रहा। राम सिंह की एक्चुअल डेथ कैसे हुई थी? तो इसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो इसके विसरा में अल्कोहल जो मिला था। तिहाड़ जेल के अंदर कॉल गर्ल्स आती जाती हैं। जब भी कोई इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर आता है जेल में तो मैंने देखा है कि कुछ हद तक ये लोग जो होते हैं, जो इनकी ट्रीटमेंट होती है उसमें कई रूल्स का वायलेशन होता है। चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल तोड़ के भाग गया। इसका दूसरा नाम था बिकनी किलर। अच्छा। डिनर में ये सीडेटिव्स वगैरह मिला देता था ताकि वो बेहोश हो जाए और उसके बाद ये उनको लूट लेता था। कैसा था? पप्पू यादव के पास से कभी मोबाइल पकड़ा गया? उनके टाइम पे एक कोई जेल के अंदर प्रोग्राम करवाए गए जिस प्रोग्राम में औरतें वगैरह आके डांस किया स्टेज के ऊपर। कोई ऐसा गैंगस्टर जिसने आपको धमकी दी? और मुझे याद है जब छोटा राजन आया था तो उस टाइम पे मुझे छोटा शकील, हाजी छोटा शकील करके इसने मेरे फ़ोन पे जो है धमकी भेजी थी। इसने कहा था कि आप कब तक इसको बचा लोगे, छोटा राजन को, मैं जेल में आके मारूंगा इसको। तो नजर एक रियल वे में जैसे टेररिस्ट होते हैं, रियल वे का टेररिस्ट था ये। जज जो है वो फांसी सुनाने के बाद पेन की नींव क्यों तोड़ देता है? नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल जो 400 एकड़ में फैली है। कैसी होती है तिहाड़ जेल के अंदर की जिंदगी? क्या होता है जब किसी शख्स को फांसी पर लटकाया जाता है? आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने 30 सालों तक तिहाड़ जेल में अपनी सेवाएं दी। इनके सामने 8 लोगों को फांसी पर लटकाया गया। अफजल गुरु इनके सामने फांसी पर लटका और तिहाड़ जेल से चार्ल्स शोभराज कैसे भागा, ये तमाम जो पहलू हैं, जो तमाम बातें हैं, इन पर हम बातचीत करने के लिए हमने इनवाइट किया है सुनील गुप्ता को। और सुनील गुप्ता इसलिए इन दिनों बेहद चर्चा में हैं क्योंकि इनकी किताब पर एक वेब सीरीज अभी हाल में आई है जो काफ़ी चर्चा में है जिसका नाम है ब्लैक वारंट। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और हम बात ब्लैक वारंट की ही कर लेते हैं। ये ब्लैक वारंट जो किताब है वो आपने कब लिखी और क्या जहन में आया तब लिखी है किताब? देखिए 2016 में मैं तिहाड़ की उससे रिटायर हुआ। तो तिहाड़ एक क्लोज्ड इंस्टीट्यूशन है। क्लोज्ड इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि उसमें कोई आम आदमी नहीं जा सकता और किसी ने रिसर्च करनी है, परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। काफ़ी उसमें उसको जो है ऑब्स्टेकल्स आती हैं। अगर कोई रिसर्च कर रहा है, क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर कोई रिसर्च करना चाहता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो चीज़ें मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई जब मैंने ज्वाइन किया और क्या क्या मैंने कमियां पाई और कैसे उन कमियों को दूर किया, तो इसके ऊपर किताब लिखनी चाहिए ताकि उसमें जो जेल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी पता लगेगा कि जेल पहले कैसे काम करती थी और किस तरीके से उसमें रिफॉर्म किया जा सकता है। और दूसरा, जो रिसर्च स्कॉलर है उनको पता लगेगा कि जेल के अंदर क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या होती है। इसकी क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारे प्रपोजल हमारे पास आते थे पर ज़्यादातर को आजकल रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि जेल में अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं होती। तो इन चीज़ों को सोचते हुए तो हमने 2019 में किताब लिखी थी
मेरे साथ को ऑथर सुनेत्रा चौधरी थी। तो 2019 में किताब लिखी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, बेस्ट सेलर रही, 2 साल लगातार ये बेस्ट सेलर रही। उसके बाद इसका बाद में हमें पता लगा कि इसके ऊपर जो है सीरीज़ बनाना चाहते हैं OTT प्लेटफॉर्म पे। फिर ये भी पता लगा कि इसके ऊपर मूवी बनने का प्रपोजल है। तो बस ये सभी है। तो अब ये नेट सीरीज़ जो है आई है, तो थैंकफुली सब अच्छा चल रहा है। तो आपने देखी क्या वेब सीरीज जी ब्लैक वारंट? जी मैंने देखी है, 2-3 बार देखी है। कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका? नहीं, रिस्पांस बहुत अच्छा है। और जो हमारे जिन्होंने भी देखी है, मुझे जो उनका फीडबैक मिल रहा है काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो चलिए हम यही सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लैक वारंट होता क्या है। ब्लैक वारंट जो है, जब किसी को फांसी की सज़ा होती है, जैसे एक ट्रायल कोर्ट ने जो है फांसी की सज़ा दी, तो फांसी की सज़ा इम्प्लीमेंटेबल नहीं होती जब तक हाई कोर्ट उसको कंफर्म नहीं कर देता। हाई कोर्ट जब कंफर्म करता है तो उसके बाद ज़्यादातर जो कन्विक्ट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है प्रेसिडेंट के पास भी मर्सी पिटीशन लगाते हैं। तो जब ये सब चैनल जो है एग्जॉस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो जेलर होता है या जेल सुप्रिटेंडेंट कहें, तो जेल सुप्रिटेंडेंट को वहाँ पे एक जो जिस कंसर्न कोर्ट ने जिसने फांसी दी होती है उनके पास जाना होता है और उनको कहना होता है कि जो फांसी की सज़ा है अब एग्जीक्यूटेबल हो गई है, तो आप इसमें वारंट इशू कर दो। जो वारंट CRPC में जो दिया गया है, जो वारंट इशू होता है उसमें एक ब्लैक हाशिया होता है, और वो ब्लैक हाशिया की वजह से उसको जो है ब्लैक वारंट कहा जाता है। सर, वेब सीरीज में दिखाया गया है जो आपका रील कैरेक्टर है वो बहुत पतला दुबला सा है, और अभी तो आपका शरीर ठीक ठाक है। तो उस वक्त क्या आप स्लिम ट्रिम पतले दुबले थे, और क्या रील जो देख रहे हैं आप और रियल, उसमें कितना अंतर पाते हैं? देखिए क्या है कि मेरा कद तो 5 फुट 10-11 इंच था जब मैं ज्वाइन किया था, और बड़ा दुबला पतला था। मुझे अभी भी याद है 56 किलो मेरा वेट होता था। 56 किलो मेरा कई साल तक 56 किलो रहा था। तो दुबला पतला तो मैं काफ़ी था। बाकी जो आपका प्रश्न है कि जो सीरीज़ है उसमें कितना फैक्ट है, फैक्ट तो लगभग देखिए 10% आप कह सकते हो कि जो इनको ज़रूरी होता है इनके लिए करना। बाकी 90% तो फैक्ट्स है ही। अच्छा, 90% हाँ फैक्ट्स। हाँ। अच्छा, ये क्या कहावत, अंग्रेजों के ज़माने के जेलर? देखिए क्या होता है कि अंग्रेज़ों के टाइम पे जो है जेलर को बड़ी प्रोमिनेंस होती थी। अंग्रेज़ों के टाइम पे क्या होता था, जब जेलर अंदर जेल के जाता था तो अगर किसी कैदी ने आंख मिलाने की हिम्मत कर दी जेलर से, तो उसकी इतनी धुनाई लगाई जाती थी। तो तूने हिम्मत कैसे की जेलर से आंख मिलाने की? मुंह नीचे करके खड़े होते थे सारे प्रिजनर। और जेलर का बहुत ही रौब होता था उसका, जेल के अंदर भी जेल के बाहर भी। कई बार लॉ एंड ऑर्डर भी वो देखते थे उसमें अंग्रेज़ों के टाइम पे। तो इसीलिए अंग्रेज़ों के टाइम का जेलर जो है वो, क्योंकि बड़े खुराफाती होते थे जो अंग्रेज़ों के टाइम के जेलर होते थे, तो खुराफाती होते थे, इसलिए हर कोई प्राइड लेता है ये कहने में कि हम अंग्रेज़ों के टाइम के जेलर हैं। अच्छा, तो जो शोले पिक्चर में असरानी कहता है कि हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, तो उसमें तो कॉमेडी है, लेकिन ये सख्त है माना जाता है। हाँ, ये फैक्ट है। जब जब अंग्रेज़ों का टाइम होता था, अंग्रेज़ों में क्या था कि जब अंग्रेज़ थे यहाँ पे, तो खासकर हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनको बड़ी यातनाएं दी जाती थी, और ये उसमें सैडिस्टिक प्लेयर गेन करते थे उनको तंग करके। बहुत ज़्यादा ये कष्ट देते थे हमारे फ्रीडम फाइटर को। तो इसीलिए ये कहावत मशहूर है कि हम अंग्रेज़ों के टाइम के जेलर हैं। 8 फांसी आपने देखी, एग्जीक्यूट कराया उसको, तो क्या आपको याद होगा, क्या बता पाएंगे कि वो 8 फांसी कौन है, 8 कौन लोग थे जिनको फांसी दिलवाई? देखिए फांसी जो एग्जीक्यूट मेरे सामने हुई, मैं आपको एक बात बता दूं कि सुप्रिटेंडेंट जेल जो है
जेल मैनुअल में सारी उसी की ड्यूटी होती है, जो फांसी को पूरा लॉजिक उस तक पहुंचाना। तो मैं बीइंग लीगल का आदमी होने की वजह से तो लगभग सभी फांसियों में मुझे देखने का मौका मिला। जो सबसे पहली फांसी जो थी वो मैंने देखी थी, शायद रंगा बिल्ला की थी। अच्छा। उसके बाद मोहम्मद मकबूल भट्ट की फांसी देखी, जो कश्मीरी टेररिस्ट थे। उसके बाद करतार सिंह उजागर सिंह की, जो डॉक्टर विद्या जैन मर्डर केस था, उसमें उनको फांसी की सज़ा हुई थी, उनको देखा। उसके बाद जो इंदिरा गांधी के किलर थे, सतवंत सिंह और केहर सिंह, उनकी फांसी देखी। और लास्ट पे जो फांसी मैंने देखी वो थी अफजल गुरु की, जो कि कश्मीरी पार्लियामेंट अटैक के ऊपर जो है जिनको फांसी की सज़ा हुई थी। तो सबसे पहले आपने आखिरी नाम लिया अफजल गुरु, तो उसकी फांसी की सज़ा बात कर लेते हैं। आप उस वक्त तिहाड़ जेल में रहे होंगे, ब्लैक वारंट आया होगा। तो अफजल गुरु आप कैसा आतंकी था, कैसा बिहेवियर था उसका? नहीं, जेल में तो देखें, जो भी डेथ सेंटेंस प्रिजनर होते हैं जनरली इनका जो है बिहेवियर अच्छा होता है। ऐसी अफजल गुरु का था, वो बिल्कुल ठीक तरीके से रहता था, कोई उसका अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड था। और मैं प्रिजन हेडक्वार्टर में उस टाइम पे मैं लॉ ऑफिसर के पोस्ट पे था, तो मुझे प्रिजन हेडक्वार्टर से अप्लाई किया था कि मैं वहाँ जाके देखने के लिए फांसी का। तो मैंने देखी फांसी की, तो उसमें जब अफजल गुरु के पास गए, क्योंकि ऐसी जो भी जिस फांसी की वो खबर होती है उसमें एक सीक्रेसी तो रखनी होती है, सिक्योरिटी रीजन से एक सीक्रेसी रखनी होती है। तो इसमें भी हमने जो है एक सीक्रेसी रखी थी। जब फांसी हुई तो जब वहाँ गए तो पहले तो मैंने अपनी किताब में ये वाली बात लिखी है कि पहले हमें ना एक वो करना होता है, एक प्रैक्टिस करनी होती है कि जितने वेट का जो प्रिजनर होता है उससे डबल वेट करके एक बोरे में बांधते हैं और उसको लटकाते हैं, जैसे ये सोच के कि जैसे उसी की बॉडी है, तो उसको लटकाते हैं और ये देखने के लिए कि रस्से में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। तो जब पहली रात को हमने वो किया तो हमारे रस्से लगातार टूटते गए। अच्छा। मतलब रस्सों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। फिर बाई चांस एक रस्सा था जिसने उस वेट को जो है उस प्रैक्टिस में जो सक्सीड हुआ। और उससे पहले जो है अफजल गुरु को जो है जहाँ पे रखा हुआ था, फांसी कोठी में ही रखा हुआ था इनको, तो फांसी कोठी से निकाल के इनको एक अलग सेल में रखा। ये लॉ कहता है कि उसको अलग उसमें रखेंगे ताकि वो अपने साथ कुछ कर ना ले। क्योंकि क्या होता है कि जब किसी को फांसी की सज़ा होती है तो कई लोग इतने डेस्परेट होते हैं कि वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी ये चीज़ें देखी गई हैं। तो इसलिए उनको बिल्कुल अलग उसमें सेल में रख देते हैं और कोई भी चीज़ जिससे वो सुसाइड वगैरह कर सकते हैं उस चीज़ को जो है उनसे हटा लिया जाता है। तो ऐसे ही अफजल गुरु जी के पास जब सवेरे हम गए तो मुझे देख के बड़े हैरान हुए। वो उनका ये कहना था कि आप कैसे आए हो, तो कोई बात तो हो ही रही है। जब रात को मुझे आपने अलग किया है इसका मतलब कुछ मेरी फांसी की सज़ा जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो मैंने कहा हाँ, ये फांसी की सज़ा एग्जीक्यूट हो रही है। तो उसके बाद जब चाय वगैरह पी उन्होंने, हमारे साथ चाय पी, हमने भी उनके साथ चाय पी। तो चाय पीने के बाद जो है वो अपनी कहानी सुनाने लगे, कहने लगे कि नहीं, मैं वैसे जो है कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, पर हालात ने मुझे टेररिस्ट बना दिया। अगर मैं टेररिस्ट होता तो शायद मैं अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाता। इनका बच्चा MBBS कर रहा था। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है। फिर उन्होंने बताया कि वो काफ़ी जो सिविल राइट्स की मूवमेंट है उसमें काफ़ी सक्रिय रहते हैं और वो चाहते थे कि इस देश से, जैसा उन्होंने बताया मुझे, इस देश से करप्शन का जो है खात्मा हो। इसलिए वो काफ़ी सक्रिय थे और काफ़ी सक्रिय
कई मूवमेंट में वो काफ़ी सक्रिय थे अगेंस्ट करप्शन। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने उनको पूछा आपने अपने घर में कुछ कहना है? तो उन्होंने एक लेटर लिखा अपनी वाइफ के नाम पे कि अब बच्चे का ध्यान रखना और कोई ज़्यादा इस पे शौक नहीं मनाना, और जो भी है वहाँ पे बिल्कुल पीस मेंटेन करके रखनी है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा गाना सुनाओ अगर आप सुनाने की आपकी वो है, क्योंकि हम लोग काफ़ी रिलैक्स होते हैं उस टाइम पे। अच्छा। तो एक आदमी की जान जा रही है और कुछ ही देर का मेहमान है, तो उन्होंने कहा मैं गाना सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने गाना सुनाना शुरू किया। एक बॉलीवुड सॉन्ग है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। तो पूरा गाना इन्होंने पूरा गाना आखिर तक गाया। तो अच्छा गाया, हमने भी साथ ही गाया उनके। तो उसके बाद जब इनको ये इन्होंने मुझे कहा कि आपकी आंखों में मुझे कंपैशन बहुत नज़र आती है, आप मुझे बहुत कंपैशनेट लगते हो। तो मैं ठीक है, अच्छी बात है। फिर कहने कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब मुझे फांसी पे लटकाया जाए तो उससे पहले मैं आपकी शक्ल आंखें देखता हुआ जाऊँ। मैंने कहा उसमें कोई मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है कि कोई मेरी आंखें देखता हुआ जाना चाहता है। तो वो गए, और वो आंखें देखते हुए गए। और फिर जब उनको लटकाया गया तो तब जब काला वो डाल देते हैं ऊपर, बैग डाल देते हैं मुंह के ऊपर, तो उससे पहले तक वो मेरी आंखें देखते रहे। और फिर साथ में ये भी उन्होंने कहा कि दर्द मत करना ज़्यादा। मैंने कहा दर्द तो कोई नहीं ऐसे होता, दर्द तो जो उस प्रोसेस में दर्द है वो तो है ही है। तो बस वो है। उसके बाद उनको फांसी दी गई। फांसी देने के बाद जो है उनको क्योंकि हमें होम मिनिस्ट्री की हिदायत थी कि उनको जो है वहीं पे जो है दफनाना था, जेल में सिक्योरिटी रीजन से। तो जेल में ही इनको दफनाया गया सिक्योरिटी रीजन से। और ये मतलब मेरी लास्ट फांसी थी जब मैंने वहाँ से। उसके बाद निर्भया के जब जो प्रिजनर आए थे उसमें तो मैं जेल पे था, पर फांसी उनको मेरे सामने नहीं दी। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि जिस फांसी की चर्चा सुनील सर कर रहे हैं, अफजल गुरु पाक ट्रेंड आतंकी था, जिसने जब संसद भवन पर हमला हुआ था तो उसका वन ऑफ द मास्टरमाइंड जो है वो अफजल गुरु था। आपने अपनी किताब में लिखा कि बहुत आपको अफसोस हुआ, तो एक आतंकी जिसने हमारे देश की संसद पर हमला किया उसकी फांसी पर आपको अफसोस हो रहा है? देखें, जो प्रिजनर होता है, प्रिजनर और जेलर का रिलेशन ये नहीं होता आतंकी या आतंकी के कस्टोडियन वाला नहीं होता। जो हमारा मैनुअल है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, जो जेलर होता है वो होस्ट होता है, प्रिजनर गेस्ट होता है। अच्छा। हाँ, ये बड़ी वेल नोन डेफिनेशन है कि अगर आपके पास कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट के साथ हाँ आप उसकी इतनी आवभगत नहीं करते, पर जो लॉ कहता है उसके हिसाब से तो आप उसकी एंटाइटलमेंट दोगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं। आपको मैं बताऊं, जेल में जितने प्रिजनर होते हैं, अगर प्रिजनर हमारी हेल्प ना करें जेल चलाने में तो शायद जेल चलानी जो है बड़ी मुश्किल हो जाए। हर एक चीज़ में हेल्प करते हैं, खाना ये बनाते हैं, प्रिजनर बनाते हैं, जेल का जो डिसिप्लिन होता है उसमें ये बनाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा गार्डनिंग है, और जो भी एक्टिविटी होती है सेवादार होते हैं जो कि हेल्प हमारी करते हैं। तो उसमें हम ये तो ज़रूर देखते हैं कि ये प्रिजनर जो है इसका जेल में कंडक्ट कैसा है। अगर जेल में कंडक्ट उसका अच्छा होता है, बेशक वो किसी भी ऑफेंस में हो, और जो उसकी लियाकत के हिसाब से जो वो काम कर सकता है हम उससे काम करवाते हैं। तो इसलिए हमारा ये रिश्ता नहीं होता कि किस ऑफेंस में आया है या बाहर तो ये बड़ा टेररिस्ट है। हाँ, अगर हमारे पास ये होती है कि वो भाग सकता है या किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी को चोट पहुंचा सकता है या अपने आप को चोट मार सकता है, तब तो हम सिक्योरिटी के जो भी हमें स्टेप लेने होते हैं हम लेते हैं। पर एक आदमी सिंपली एक बड़े हीनियस ऑफेंस में है,
हम उसे हेट करना शुरू नहीं कर देते। जैसे एक बड़ी वेल नोन वो है, महात्मा गांधी ने कहा था, हेट दी सिन नॉट द सिनर। हम सिनर से वो नहीं करते। सिनर जब हमारी हेल्प कर रहा है, तुम्हारा एक ऐसे ही माहौल होता है जैसे कि घर में माहौल होता है, वैसे भी सुप्रीम जेल जो होता है उसको माई बाप कहा जाता है। अब जो फैमिली का हेड होता है, अच्छा, तो वो हेट तो किसी से कर ही नहीं सकता। ये जो आंखों में देखने वाली बात है, आतंकी अफजल गुरु बोला कि मैं फांसी पे जब जाऊं तो आपकी आंखें देखूं, क्या ये कोई हथकंडा नहीं हो सकता कि मतलब आंखों में देखें तहीं तरस आ जाए, जय आ जाए, दया आ जाए, सो दैट वो फांसी जो है वो टल जाए? क्योंकि सामने किसी की मौत है तो अब जाहिर सी बात है, हर तरफ से तो घिरा हुआ है, सिक्योरिटी है, तो ये हथकंडा भी तो हो सकता है कि दया आ जाए आंखों में देखकर। नहीं, क्योंकि उसको पता था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। जब कोर्ट के आर्डर हैं कि आपको फांसी पे लटकाना है, तो फांसी पे तो लटकाना ही लटकाना है। जेलर के हाथ में कुछ भी डिस्क्रिशन नहीं होती कि वो कुछ रिलैक्सेशन कर दे। और दूसरा जो है, एक आदमी अगर शांति से जाना चाहता है, अगर उसको आंखों में जो है कंपैशन नज़र आ रही है, मुझे बहुत लोग कहते थे ये वाली बात, कोई वो नया नहीं था, तो अगर उसको आंखों में कंपैशन नज़र आ रही है तो हमें पता होता है उस टाइम तो कोई हथकंडा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। फांसी किसी शख्स को दी जानी है, एक दिन पहले उसका बिहेवियर कैसा होता है, अमूमन कैसा दिखा, या अफजल गुरु का? हाँ, देखिए क्या होता है जनरली, जैसे ही जिसको फांसी दी जानी होती है तो हमारा लॉ ये कहता है कि 15 दिन पहले ही आप उसको अलग उसमें बिठा देंगे, अलग सेल में डाल देंगे, और जो भी उसके कमरे में सामान है सब सामान निकाल लेंगे। उसका इवन जो उसका कुर्ता पजामा जो उसने पहना होगा उसमें भी नाला वगैरह नहीं होगा, नाला भी निकाल देंगे, और उसको 24 घंटे की निगरानी में रखेंगे। और उसको जो रिलीजियस उसकी बिलीफ है उसको वो वाली किताबें देंगे। कोई सिख है तो उसको सिख धर्म की किताबें हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म की, हिंदू है तो गीता वगैरह, ये हर एक को उसकी धर्म की किताब दी जाती है, ताकि जो आखिरी दिन होते हैं उसके, वो एक अपने मन में एक अपने आप को तैयार कर सके उसके लिए, फांसी के लिए, और आखिरी दिन अपने जो है शांति से बिना डिस्टर्ब हुए वो कर सके। पर जनरली मैंने देखा है कि जब किसी को फांसी हो रही होती है तो उसे हफ्ता 15 दिन पहले तो काफ़ी उसकी बड़ा डामाडोल होता है, वो बड़ा टेंस होता है, उसको चिंता होती है कि घर में उसके कुछ है, घर वाले उसके बगैर कैसे रहेंगे, किसी ने बेटी की शादी करनी है या बच्चों की शादी करनी है, उसके बारे में उसने इंस्ट्रक्शन देनी होती है अपने घर वालों को, क्योंकि इन 15 दिन में वो अपनी फैमिली से भी मिल सकता है, तो तरह तरह की इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। उनकी फैमिली 2 बार 3 बार कई बार ऐसे आ जाते हैं वो, तो वो करते हैं। तो जनरली वो टेंस होता है उसमें आखिरी उन दिनों में। पर आप जब ये किताबें उनको देते हो, रिलीजियस बुक्स देते हो, स्क्रिप्चर्स देते हो, थोड़ा वो रिलैक्स उसमें होते हैं। और इसको मैंने देखा था कि रिलैक्स था। जो आदमी गाना गा रहा है वो पूरा गाना आखिर तक गाया है, तो ही वॉज ए रिलैक्स मैन। पहली बार मैंने ऐसा देखा था कि कोई आदमी फांसी होने से पहले, जैसे मैंने बताया कि 8 फांसियाँ मैंने देखी हैं, तो ये पहला केस ऐसा था शायद जिसमें कि वो हंस रहा था। उसने ये भी कहा कि मुझे इसमें फैब्रिकेट किया गया केस में। उसने किसी एक ऑफिसर का नाम भी लिया था, मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, उसका नाम लिया होता। इसने बताया कि उसने मुझे फैब्रिकेट किया इस केस में, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, उसने किया। वो बाद में मुझे पता लगा वो ऑफिसर पकड़ा भी गया था, जम्मू कश्मीर का पुलिस ऑफिसर था, ओहो, वो पकड़ा भी गया था बाद में। तो इसने, क्योंकि जो इसने बताया, इसको पता था कि हम कुछ नहीं कर सकते, खाली सुन सकते हैं। तो हमने भी सुना, फिर जो हमारी बातचीत हुई थी वो मैंने किताब में लिख दी। चलिए, ये तो बात है, 8 फांसी देखी, कोई ऐसी फांसी जिसको एग्जीक्यूट कराने के बाद, तामील कराने के बाद आप सुकून, राहत की सांस की, ठीक है, अच्छा हो? देखिए, मैंने जैसे बताया है कि सिक्योरिटी कंसिडरेशन तो होती हैं, सिक्योरिटी कंसिडरेशन तो होती हैं हर एक फांसी में। अब जैसे सतवंत सिंह की फांसी हुई थी, पर काफ़ी सिक्योरिटी कंसिडरेशन थी कि टेररिस्ट अटैक हो सकता है,
तो वो वाला सुकून ज़रूर आता है। अब रंगाबिला को जब फांसी दी थी तब भी काफ़ी सिक्योरिटी वो थी, कंसीडरेशन थी। मोहम्मद मकबूल भट्ट को दिया तब काफ़ी सिक्योरिटी कंसीडरेशन थी। तो सिक्योरिटी कंसीडरेशन तो होती हैं, उसमें सुकून आपको उसमें ये मिलता है कि आपका सब चीज़ ठीक ठाक होगी, जो कोर्ट के आर्डर थे वो आपने कंप्लाई कर दिए। पर एक जो आपका पर्सनल टच होता है, पर्सनल टच मतलब नॉट कि अनड्यू टच नहीं, जो एक ह्यूमैनिटेरियन टच होता है, उसमें फिर आपको ज़रूर ये लगता है कि एक आदमी अभी आपसे बात कर रहा था और अभी चला गया, तो एक थोड़ी फीलिंग तो होती है। इंदिरा गांधी के दोनों जो हत्यारे थे, आप उस वक्त थे जेल में, जी। वो बंद रहे होंगे, उन लोगों का व्यवहार कैसा था, क्या नेचर था, कुछ याद आ रहा है? और फांसी के वक्त उनका क्या व्यवहार था? नहीं, व्यवहार उनका बिल्कुल ठीक था। जब जेल में थे वो बिल्कुल ठीक ठाक उनका वो था। और कई बार सतवंत की उससे शिकायत आती थी कि अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको फिर फैटर्स वगैरह में हम रख देते हैं। फैटर्स हैंडकफ्स होती हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं और हम रख देते हैं। फैटर हैंडकफ्स जो है आपको उसमें परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ती है। वो कोर्ट से परमिशन जनरली जो ऐसे केस होते हैं मिल जाती है, और ताकि वो ना तो अपने आप को नुकसान पहुंचाए ना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए। तो जो इंदिरा गांधी के दोनों हत्यारे थे, उस वक्त जब फांसी पर लटकाया जा रहा था, तो एक तो सिक्योरिटी बाहर बहुत टाइट थी। कब ये बताया गया मीडिया के जरिए, कब ये बताया गया कि उनको फांसी पर लटका दिया गया है? उस वक्त का माहौल कैसा था? बाहर क्या कोई माहौल था, किस तरह की चीज़ें थी, उसके बारे नहीं, में? जैसे मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी कंसिडरेशन तो होती हैं जी कि आप उसको देखते हो कि कोई बाहर से अटैक ना हो। जैसे उन दिनों में काफ़ी चल रहा था कि कोई टेररिस्ट अटैक वगैरह हो सकता है, वो चीज़ तो होती है। बाकी जो जिसको फांसी की सज़ा होती है, उनको जो भी मिलने वाले होते हैं उनको अंदर लेके जाया जाता है। जैसे सतवंत सिंह का मुझे याद है, इसको इनके फादर जो है बिल्कुल मिलने आते थे, हर बार मिलने आते थे। तो जहाँ पे इनको रखा हुआ था वहीं पे मुलाकात वगैरह इनकी मुलाकात करवाते थे। इनकी केयर सिंह है, उनको एक अलग सेल में रखा गया था, उनकी मुलाकात तो वहीं पे होती थी। तो इनका जनरली इनका जो व्यवहार होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है। पर हाँ, जो आखिरी उस पे अगर आपने पहले बता दिया, टेंशन तो एक होती है, एक टेंशन तो होती है कि जा रहे हैं। पर वो टेंशन को ये रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ के जितनी कम कर सकते हैं कर लेते हैं। क्या फांसी एग्जीक्यूट जब करवा लिया गया था इंदिरा गांधी के दोनों हत्यारों का, तो उस वक्त सिनेरियो क्या था? कब मीडिया को बताया गया? कितने बजे फांसी हुई थी? फांसी जितनी होती है वो सुबह, हमारा रूल्स कहते हैं कि फांसी सुबह जब जेल खुलने से पहले होगी। और जेल खुलने का टाइम जनरली 6 बजे के करीब होता है, 6 बजे के आसपास होता है। और जितनी भी जेल की फर्दर जो उसके रूटीन होता है, जैसे आपने कोर्ट में भेजना है प्रिजनर्स को, आपने सवेरे नाश्ता देना है, उनको टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करनी है, तो जब तक फांसी का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो आगे जेल की जो रूटीन वर्किंग है वो शुरू नहीं होती। तो इसलिए जनरली टाइम जो है 6 बजे का, 6 से 7 के बीच में जो है उनको फांसी दे देते हैं। एक मेरा फांसी को लेकर आखिरी सवाल आपसे है, रंगा बिल्ला। रंगा बिल्ला मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में एक बहुत खतरनाक, खूंखार, बेरहमी भरा कांड हुआ था, जिसमें भाई बहनों की हत्या हुई थी। उसमें 2 आरोपी थे, रंगा बिल्ला। रंगा बिल्ला का काफ़ी ज़्यादा आतंक था, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था, उन दोनों को तिहाड़ जेल में फांसी हुई थी। तो रंगा बिल्ला से आपका इंटरेक्शन कभी? काफ़ी नहीं, देखो मैंने आपको जैसे बताया, इंटरेक्शन तो हर एक प्रिजनर से होता है। तो रंगा बिल्ला से भी काफ़ी इंटरेक्शन होता था। ये आप लगा लें कि जो गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा जिनको इन्होंने मारा था, एक आर्मी ऑफिसर के बच्चे थे, तो ये उस टाइम का अगर निर्भया वाला कांड आप कहें तो पहला निर्भया कांड जो दिल्ली का था ये वो वाला था। अच्छा। रंगा बिल्ला वाला बड़ा बेरहमी से मर्डर हुआ था। और मुझे जहाँ तक याद है वो पहला केस था कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो है उस आर्मी ऑफिसर के घर पे गए थे अफसोस करने के लिए, और जनता का इतना रोष था, बेहद तगड़ा रोष। जैसे निर्भया के केस में
जनता का रोष था। तो उसमें भी मैंने देखा था जनता का बहुत रोष था। उन्होंने बहुत बेरहमी से मारा था। फिर जब वो जेल में आ गए, कन्विक्शन उनको हो गया, तो उसके बाद हमारा जेल मैनुअल कहता है कि आप जब तक उनकी फांसी की सज़ा कंफर्म नहीं हो जाती, फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म हो जाए, फिर उसके बाद हमारा मैनुअल कहता है कि जब तक अगर उन्होंने मर्सी पिटिशन की है, उसका जब तक डिस्पोजल नहीं हो जाता, तब तक आप उनको कंडेम प्रिजनर नहीं समझेंगे, है ना। मतलब तब तक आप उनसे काम वगैरह भी ले सकते हो। सिक्योरिटी रीजन से आप सिक्योरिटी स्टेप्स लोगे, पर किसी भी प्रिजनर से जब तक उसकी मर्सी पिटिशन रिजेक्ट नहीं हो जाती प्रेसिडेंट से, तो आप उससे काम वगैरह एक आम कन्विक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो जी। तो रंगाबिला के केस में भी इनको आम प्रिजनर की तरह हमने ट्रीट किया। सिक्योरिटी के सारे स्टेप्स वगैरह लिए हुए थे। हम इनके साथ बैडमिंटन खेलते थे और जैसे और गेम्स वगैरह और प्रिजनर खेलते हैं वैसे इनसे खेलते थे, बल्कि काम भी ये करते थे। इनको फैक्ट्री में भी भेजते थे, वहाँ भी ये काम करते थे। तो उनको जो ब्लैक वारंट जो है दिल्ली की कोर्ट से उनका जब इशू हुआ, तो उसके बाद जब 2 हफ्ते पहले हमने जैसे ब्लैक वारंट इशू करवा लिया था, तो ये दोनों रंगा, तो मुझे याद है कि वो फिर भी रंगा खुश कह के वो खुश रहता था, खुश रहने की कोशिश करता था या खुश रहता था। बिल्ले को हम जब भी देखते थे वो बड़ा उदास रोता रहता था। बिल्ला रंगा को कहता था कि इसने मुझे फंसा दिया, रंगा कहता था बिल्ला ने फंसा दिया। एक दूसरे को दोष ये देते रहते थे। तो इनकी जब फांसी हुई तो रंगा बहुत थिन बिल्ड था, बहुत पतला था वो। तो जब इनकी फांसी हुई तो हमारा कानून ये कहता है कि जैसे आप फांसी पे लटकाओगे तो उसके 2 घंटे बाद जो है डॉक्टर एग्जामिन करेगा। डॉक्टर एग्जामिन करके वो उनको डेड डिक्लेयर करेगा। तो डॉक्टर ने जब एग्जामिन किया, उसने बिल्ला को तो डेड डिक्लेयर कर दिया। उसने रंगा को कहा कि इसमें अभी जान है। अच्छा। हाँ, अब क्योंकि बड़ा थिन ब्रीड था तो उसने सांस वगैरह कोई रोक ले अपनी, तो फिर उसकी आराम से प्राण नहीं निकलते। तो फिर ये बड़ी ही अलग सी सिचुएशन हो गई थी कि हमने लटकाया भी तो और उसकी जान नहीं निकली। 2 घंटे तक लटका रहा। हाँ, 2 घंटे तक लटका रहा, जान नहीं निकली। फिर उसकी टांगे खींच के किसी ने कहा कि टांगे खींचो तो उससे हो जाएगा। तो टांगे खींची तो फिर उसकी वो गया। फिर इनकी बॉडी जो इनके घर वालों को दे दी थी। पर आजकल जो है इन्होंने जो जैसे निर्भया का केस थे, आजकल इन्होंने सिस्टम बड़ा वो टिपिकल कर दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस इशू कर दी हैं। जैसे अब ये है कि जैसे आप फांसी की सज़ा किसी को देते हो, आपने फांसी पे लटका दिया तो उसके बाद पोस्टमार्टम होता है आजकल। पहले मैंने सुना है कि जैसे किसी को फांसी की सज़ा देते थे तो उसमें वो लोग सबका ये सोचना होता था कि बस इसकी जान निकल जानी चाहिए, और किसी को प्रोसेस के ऊपर कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता था, जोर नहीं होता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी इसमें हिस्टोरिक डायरेक्शन दी हैं। जैसे मैंने आपको बताया पोस्टमार्टम का क्या है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा ब्लैक वारंट जो है उसकी कापी आप जो है प्रिजनर को देंगे। उसके बाद जब उसकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होती है प्रेसिडेंट से, कई कई साल लग जाते हैं प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन पड़ी होती थी उस टाइम पे, तो उसमें मर्सी पिटीशन जब रिजेक्ट हो जाती है उसकी रिजेक्शन की कापी भी आप जो है प्रिजनर को दोगे, ताकि अगर उसको भी वो चैलेंज करना चाहे ग्राउंड को कि गलत ग्राउंड पे जो है प्रेसिडेंट ने वो रिजेक्ट किया है, तो उसको चैलेंज कर सकता है। तो आजकल काफ़ी ये प्रोसेस जो है बड़ा स्ट्रीमलाइन कर दी है। प्लस हमारे टाइम पे जब 2016 तक ये ज़रूरी नहीं होता था कि आप हैंगमैन को जो है आप इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर अब एक तरह का हैंगमैन को उन्होंने कंपलसरी कर दिया। तिहाड़ जेल के अंदर कुछ आतंकियों का मकबरा कब्र भी है। हाँ, कितने आतंकियों की कब्र होगी? देखिए क्या है कि जब किसी को आप लटकाते हो, फांसी पे लटकाते हो, तो आपने ये डिसाइड करना होता है कि इसकी बॉडी को आपने इसके घर वालों को देना है या नहीं देना।
खबर क्या होता है, बॉडी का पुलिस की रिपोर्ट आती है कि बॉडी का इन्होंने मेमोरियल बना के या उसको मिसयूज़ करने का वो है। तो फिर हमें पुलिस रिपोर्ट देती है कि आप इनकी बॉडी इनके घर वालों को दो या ना दो। ये हमारे जेल मैनुअल में लिखा हुआ है। तो उसमें जब अफजल गुरु का जैसे है, हमने पुलिस से पूछा कि इसकी बॉडी इसके घर वालों को दें या ना दें, तो उन्होंने मना कर दिया कि इसकी बॉडी जो है इसके घर वालों को मत दो। ऐसे ही मोहम्मद मकबूल भट्ट का था, उसमें भी पुलिस ने हमें मना किया था कि इनकी घर वालों को मत दो। तो इन दोनों की जो है जो आप कह लें कि जो ग्रेव है जेल के अंदर ही, इनको जेल के अंदर ही दफनाया था और ग्रेव जेल के अंदर है। अच्छा, ये भी मैंने सुना कई जगह कि ये जो अफजल गुरु है, ये वो मकबूल भट्ट जो आतंकी था उसके मकबरे के पास जाके अक्सर बैठता था। नहीं, ऐसा कुछ वो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि बहुत चर्चा में रहा था कि निर्भया कांड के 5 आरोपी थे। एक जो आरोपी था राम सिंह, उसकी सुसाइड की खबरें आई थी, मैंने भी चलाई थी, मैंने कवर किया था, आपको भी कई साल कवर किया मैंने। राम सिंह की एक्चुअल डेथ कैसे हुई थी? क्या सुसाइड था, मर्डर था, क्या था? देखिए, जो ऑफिशियल जो जेल का जो ऑफिशियल स्टैंड था वो तो ये था सुसाइड है, पर उसमें मुझे कुछ डाउट थे, क्योंकि जब राम सिंह जेल में आया था तो मैंने उसको बुलाया था। तो मैंने उससे पूछा, तूने ये मर्डर क्यों किया, इतना घिनौना काम क्यों किया? बहुत गरीब उसका था और उसका एक हाथ जो है, उसमें हाथ में रॉड पड़ी हुई थी। अच्छा। वो एक सीधे से मोड़ भी नहीं पाता था हाथ को। तो उसने बताया, कारण वगैरह बताया कि क्यों उसने किया है। तो फिर जिस दिन सुसाइड किया उसने, तो सुबह का टाइम था, तो एकदम हूटर बजा जेल का, हम लोग भाग के गए तो पता लगा कि राम सिंह ने सुसाइड कर लिया। तो जब उसके सेल में गए तो सेल में देखा नीचे एक बाल्टी थी, प्लास्टिक की बाल्टी थी, उल्टी थी पड़ी थी वो, और करीब की 10 फीट ऊपर जो है वो ग्रिल थी, उससे उसने एक कपड़े से लटका हुआ था। तो मुझे लगा कि इसका कद कोई 5.5 फीट के करीब होगा, बाल्टी 3 की होगी, 1.5 फीट और ऊपर कवर करना और कैसे अपने आप को बांधना, मुझे उसमें डाउट हुआ। तो मुझे लगा कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। और ये मर्डर मेरे को तब ये कंफर्म हुआ जब इसका पोस्टमार्टम हुआ। किसी की जेल में डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम होता है। तो इसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो इसके विसरा में अल्कोहल जो है मिला था। ओह। देखो क्या होता है कि सुनते थे, मैंने कभी देखा नहीं किसी को अल्कोहल पहुंची हो। तो किसी के विसरा में अगर अल्कोहल मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले उसको अल्कोहल पिलाई गई है, फिर उसको मारा गया। तो ये मेरा वो था। तो आपको जब ये लगा अल्कोहल मिला उसके विसरा रिपोर्ट में, तो उसके मर्डर के एंगल पर जांच नहीं हुई कभी? देखें, ये काम मेरा नहीं था, मैं तो लीगल एडवाइज़र उस टाइम था। तो मेरे को लगा था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह मेरे पास आती थी, तो मैंने तो उसमें इंक्वायरी हुई कि इसके पास जो है अल्कोहल कैसे पहुंचा, पर इंक्वायरी में कुछ चीज़ सामने नहीं आई कि कैसे इसके पास पहुंचा। पता लगा नहीं कि अल्कोहल कैसे पहुंचा। एक और पहले तो कि जेल में अंदर ये एक अलग थोड़ा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि जेल में मैंने देखा ये शोकेश चंद्रशेखर महाठग, ये जेल में हीरो हीरोइन बुलवा लेता था, कुछ सेक्स वर्कर ही बुलाए। तो क्या तिहाड़ जेल के अंदर कॉल गर्ल्स आती जाती हैं, बुलवाई जाती हैं? नहीं, ऐसा लीगली तो बिल्कुल वो नहीं है। पर एक चीज़ मैं कह सकता हूँ इसमें कि मैंने देखा है, जब भी कोई इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर आता है जेल में, इन्फ्लुएंशियल, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, वो मनी वाइज पैसे वाला भी हो सकता है, बहुत पैसे वाला है, और आप गैंगस्टर भी हो सकते हैं, वो भी इन्फ्लुएंशियल होता है, बदमाशी में इन्फ्लुएंशियल है। तो मैंने देखा है कि कुछ हद तक ये लोग जो होते हैं
जो इनकी ट्रीटमेंट होती है उसमें कई रूल्स का वायलेशन होता है। पर इसमें जो वायलेशन हुआ है ये तो बहुत बड़ा हुआ है। मतलब मैं खुद इसमें हैरान हूँ कि कैसे हीरोइन वगैरह इसको जाके मिलती थी, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर मैं अभी भी सोचता हूँ तो जेल के अंदर टोटली आप कह सकते हो इम्पॉसिबल है, अनलेस कि पूरा आपने सिस्टम ही पूरा पैरालाइज कर दिया, बहुत ज़्यादा तरीके से सिस्टम ख़राब कर दिया है। और फिर मुझे पता लगा था कि सुकेश जो है, जितने जेल के एम्प्लॉय थे उन सबको पैसा हर महीने जितनी उनकी तनख्वाह होती थी उतना पैसा हर एक एम्प्लॉय को अलग से देता था। तो उसमें तो फिर एक कंबाइंड लगता है कि कंबाइंड एक तरह का फेलियर है कि ये सब चीज़ें उसके पास कैसे पहुंच गई। अब ये नहीं पता कि वो जेल के अंदर गई हैं या जेल के अंदर ड्योढ़ी है, ड्योढ़ी के अंदर भी कमरे वगैरह बने होते हैं ऊपर जिसमें ऑफिसर्स वगैरह बैठते हैं। तो जेल में मिली हैं या जेल के अंदर जहाँ उसकी बैरक थी उसमें मिली हैं। तो इस बाकी मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ जो है ना मेरी थिंकिंग से बाहर है। इतना जो तिहाड़ जेल पर सबसे बड़ी खबर बनी थी वो बनी थी चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल तोड़ के भाग गया। और मुझे तक जहाँ तक जानकारी है उसने किसी पत्रकार को बताया भी था कि मैं फलाना दिन फलाना टाइम तिहाड़ जेल से भाग जाऊँगा। और वो उसी टाइम उसी दिन तिहाड़ जेल से भाग गया। तो चार्ल्स शोभराज जब जेल में बंद था तो आपसे उसका सामना आमना हुआ था कभी? हाँ, चार्ल्स शोभराज जो है एक्चुअली क्या है कि ये प्रिजनर्स की पेटिशनें वगैरह बनाता रहता था। अच्छा। प्रिजनर्स की पेटिशनों, खासकर गरीब लोगों की पेटिशनें भी ये खूब बनाता था। अमीरों की तो बनाता ही बनाता था, नेचुरली उसके लिए तो इसके पास कारण होता था, तो गरीबों की बनाता रहता था। और कई बार तो एक केस खुद जाके अपने केस तो इसने खुद लड़े थे और उसमें जीता था, सुप्रीम कोर्ट से खुद लड़े और जीता। अच्छा। इतना वो था, इंटेलिजेंट था। तो मैंने एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी मेरे ऑफिस में, एक लाइब्रेरी, लीगल लाइब्रेरी, लॉ लाइब्रेरी बनी हुई थी जिसमें लॉ की जितनी भी ज़रूरी किताबें होती थी वो सारी किताबें मैंने रखी हुई थी। तो वहाँ पे हर एक प्रिजनर का राइट था कि वो आके लॉ में अगर कोई किताब को कंसल्ट करना चाहता है तो वो कंसल्ट कर सकता था। और चार्ल्स शोभराज भी कई बार आता था, ये भी किताबें वगैरह पढ़ता था, नोट्स वगैरह लेता था, तो आता रहता था। ऐसा क्या करेक्टर था, किस तरह का पहनावा का बताते हैं कि किसी को भी बातों से अपनी जाल में फंसा लेता था, क्या करेक्टर था चार्ल्स शोभराज? देखिए, इसको ना, इसका दूसरा नाम था बिकनी किलर। अच्छा। जब ये गोवा में होता था तो गोवा में ये फॉरेन लड़कियों से दोस्ती करता था, उनसे दोस्ती करके फिर उनको डिनर पे इनवाइट करता था। डिनर पे इनवाइट करके उनको जब डिनर पे वो डिनर में ये सीडेटिव्स वगैरह मिला देता था ताकि वो बेहोश हो जाए। और उसके बाद ये उनको लूट लेता था, रेप वगैरह करता था और लूट लेता था उनको। और कई बार ये मर्डर भी करता था। इसने मर्डर भी किए, जब कोई लड़की इसके उससे नहीं होती तो ये मर्डर भी करता था। तो इसलिए इसको बिकनी किलर कहते थे। ज़्यादातर फॉरनर लेडी के जो है शव मिलते थे बीच के ऊपर पड़े हुए, जिसमें कि उनको रेप किया होता था, उनको लूटा हुआ होता था। तो बाद में चार्ल्स शोभराज को इससे जोड़ा गया कि ये करता था ये वाली बात। तो चार्ल्स शोभराज का जो ओवरऑल कैरेक्टर था उसका ये था, बड़ा स्मार्टली स्पीकर था, बहुत अच्छा बोलता था, स्मार्ट तरीके से बोलता था। और जो भी इसको मिलने आता था, पत्रकार मिलने आते थे इसको, वकील मिलने आते थे या और विजिटर्स आते थे मिलने के लिए, तो ये बड़ा फ्रेंडली उस वे से जो है उनको हैंडल करता था। आपसे जुड़ी उसकी कोई याद? नहीं, मुझसे जुड़ी एक याद है कि जब अभी जेल में नौकरी की हुई मुझे 3-4 महीने ही हुए थे, तो अखबारों में खूब आता था चार्ल्स शोभराज का कि ही इज़ रूलिंग तिहाड़ जेल, और ये जो चाहता है ये वो होता है, अफसर जो चाहते हैं वो चीज़ हो या ना हो, पर इसके चाहने से सब चीज़ होती है। फिर ये भी उन दिनों में अफवाह होती थी कि ये इसने कोई डिक्टाफोन में इनकी आवाज़ वगैरह को रिकॉर्ड किया हुआ है, सुप्रिटेंडेंट और अदर ऑफिसर्स की आवाज़ को रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसमें कि बड़े ऑब्जेक्शनेबल वे में उन्होंने कुछ बात
की हुई है ऐसे, लगता है रिश्वत वगैरह मांगी होगी, रिश्वत मांगी होगी या कोई और बात होगी, तो उससे जितने जेल जो ऑफिसर थे इससे दबते थे। तो फिर क्या हुआ कि 3-4 महीने अब मेरे को हुए थे, तो अखबारों में ये वाली बात आती रहती थी। तो मैं ड्यूटी ऑफिसर था, मैं शाम को बैठा था, तो मुझे सिपाही हमारा आया, उसने आगे कहा सर होम मिनिस्टर आए हैं अंदर। तो मैंने कहा लो भैया अंदर, तो उनको बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है? तो उनको फिर अंदर लिया, फिर मैं उनको लेके फिर मैं चार्ल्स सोबराज के उसमें गया, चार्ल्स सोबराज के रूम में जाके उन्होंने चार्ल्स सोबराज से बात की। जब चार्ल्स सोबराज से बात कर रहे थे तो अंग्रेजी, मैं इंटरप्रेटर का काम कर रहा था, वो इंग्लिश में बोल रहा था, ज्ञानी जी हिंदी में बात कर रहे थे। तो उसके बाद तभी उसी वार्ड में तभी कुछ एक मिसक्रिएंट आए, उन्होंने ना चाचा नेहरू जिंदाबाद ऐसे कह के, चाचा नेहरू की जेल है, यहाँ सब कुछ मिलता है, ये तो मैंने सुना। तो उसके बाद अगले दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने भज्जी, एक भज्जी था, एक दीना था, मुझे दोनों कैदियों के नाम भी याद है, बड़े ट्रबल क्रिएटर कैदी थे। तो मुझे पता लगा कि उन्होंने कोई खाली बोतल शराब की ज्ञानी जी के पिए को पकड़ाई थी, और उन्होंने कहा कि यहाँ सब चीज़ मिलती है, सब चीज़ आप खरीद सकते हो। मुझे बाद में पता लगा अखबार से। तो उसके बाद जब ये हुआ, जब भी ऐसे इंसिडेंट कोई होता है तो उसमें सस्पेंड वगैरह करते हैं, तो हमारे कुछ एक ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया, तो उसमें से एक मैं भी था। तो फिर चार्ल्स सोबराज एज ए ह्यूमैनिटेरियन उससे मेरे पास आया था, कहने कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। तो इवन दो दैट वाज ए ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर, तो फिर वो उसने मुझे कहा कि किस तरीके से मैं हेल्प कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए आपसे। तो उसके बाद मतलब जो हमें सस्पेंड किया था वो तब ऑफिसर्स दिल्ली के बाहर के होते थे, जेल को जो है रन करते थे। तो बाद में उनको भी सस्पेंड कर दिया था, सुप्रेंट को भी सस्पेंड कर दिया था, डिप्टी सुप्रेंट को भी सस्पेंड कर दिया था, जो बाहर के आए हुए थे। तो वो चीज़ मुझे याद है कि मतलब इसमें ये मेरे पास जो आया था वो चीज़ याद है कि मेरे पास आया था ये। जो ब्लैक वॉरेंट मूवी मैंने देखी या सब जो देख रहे हैं, उससे एक चीज़ ये पता चलती है कि जितनी जेल के बाहर राजनीति होती है उतनी राजनीति अंदर भी जिंदा है, वर्चस्व की लड़ाई चलती है, और इसमें जो जेल का अधिकारी है वो भी अछूता नहीं रहता है। तो क्या ये सच है? अब देखो ना, जो राजनीति बाहर चलती है, आप ये सोचो कि जेल में आके वो बंद हो जाएगी, ये सोचना तो एक जाति करने वाली बात हो जाएगी। राजनीति अंदर भी होती है, बाहर तो बहुत ज़्यादा होती है। तो जेल के अंदर भी, जैसे मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, किस तरीके से गैंग्स वगैरह होते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। गैंग्स हैं, अगर आप इनको जैसे 6-7 गैंग है, एक गैंग तो जो है दूसरे गैंग से, मतलब कोई सपोज ABCD गैंग है, किसी के साथ उसकी दुश्मनी है, तो आज की डेट में तो ये है कि हम उनको अलग अलग जेलों में रखते हैं, पर उस टाइम पे जेल ही एक ही होती थी, तो अलग जेल में रखने का मतलब ही नहीं था। तो एक ही जेल होती थी, उसमें यही होता था कि उसको एक अलग जगह पे रख दिया, बैरक में रख दिया, उसको अलग बैरक में रख दिया, ऐसे ऐसे होता था। तो ये गैंग्स का तो जो है, ये देखिए, वन अपमैनशिप तो हमेशा जेल में रही है। हमेशा कुछ एक प्रिजनर होते हैं जिनकी ये कोशिश होती है कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ब्रॉबीट करके डरा के चलो, जो वो कहे उसकी वो वाली चीज़ जो है उसको मिल जाए, ये होती है। तो अब ये है कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर जेल के जो जेलर है, अगर वो वेल ट्रेंड है, सब कुछ है, तो उनके झांसे में या डराव में नहीं आएगा। पर अगर आप ट्रेंड नहीं हो तो फिर आप उनके झांसे में भी आ जाओगे, आप डर भी आप अपना शो कर सकते हो। उसके अलावा क्या होता है कि आपको बड़ा डेलिकेट बैलेंस रखना होता है। अब जो गैंग्स होते हैं, अगर एक ही जेल में है तो वो कहते हैं आपने उस गैंग वाले को तो ये भी चीज़ दी हुई है, ये भी चीज़ दी हुई है, उनको आपने 4 टीवी दिए हुए हैं, हमारे पास आपने 2 टीवी दिए। हर एक चीज़ में कंपैरिजन होता है। तो ये आपकी टैक्टफुलनेस है
जेलर की, कि आप किस तरीके से उनका एक दूसरे से जो फाइट ना करें, किस तरीके से आप उसको रोकते हो। कई बार मर्डर आप पढ़ते ही हो कि मर्डर हो गए जेल के अंदर, तो अपोजिट गैंग वाले या तैयार रहते हैं कुछ भी ऐसा करने के लिए। अच्छा, शो से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल ये है कि जज जो है वो फांसी सुनाने के बाद पेन की नींद क्यों तोड़ देता है? हाँ देखिए, उस टाइम पे जब निब तोड़ते थे उसके पीछे तथ्य ये होता था कि जज को ये लगता है कि ये इसने बहुत जो काम किया है, फांसी किसी को दी है, बड़ा घिनौना काम है। इवन तो लीगल है पर बड़ा घिनौना काम है। भगवान ना करे इस पेन से ऐसा कुछ और ऑर्डर करना पड़े, तो इसलिए एक सिंबॉलिक होता है, वो नींब वगैरह तोड़ देते थे उस टाइम पे। अच्छा, क्योंकि कई बार देखा ना फिल्मों में कि जब फिल्मों में फांसी की सज़ा सुनाते हैं तो जज जो अपना पेन का नींब तोड़ देते हैं। हाँ, तो वो ये सिंबॉलिक होता है कि जो इतना जो हम काम कर रहे हैं, घिनौना काम कर रहे हैं, एक ईश्वर, मतलब लोग कहते हैं कि ईश्वर जो है जान दे सकता है और ले सकता है, और उनके आर्डर से जो है ये जान ली जा रही है, जो कि अगेंस्ट भगवान के डिक्टेट के अगेंस्ट है, तो अपनी निब तोड़ देते हैं ताकि ऐसा कोई काम और दोबारा ना करना पड़े। अच्छा, 20 साल की मेरी क्राइम जर्नलिज्म का मेरा 20 साल का करियर है, और जितना मैं जानता हूँ तिहाड़ जेल के अंदर सब मिलता है। फ़ोन ले लो, सिगरेट ले लो, गुटखा ले लो, शराब ले लो, अब तो हीरोइन भी आने लग गई है। तो ये आपके दौर में भी होता होगा? मैंने आपको बताया कि जो भी इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर होते हैं, अब जो भी इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर होगा तो उसकी पहली कोशिश होगी कि उसके पास मोबाइल फ़ोन हो। परचेज़ करेगा, फैसिलिटीज़ को परचेज़ करेगा, वो कर लेगा। और कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर आएगा तो ये सिस्टम को पैरालाइज करते ही करते हैं। क्या कोई सिस्टम को थोड़ा पैरालाइज करता है, कोई ज़्यादा करता है। अगर बहुत ज़्यादा वो एक्सट्रीम है बंदा, जैसे मैंने किताब में लिखा हुआ है सुब्रतो राय सहारा का, तो पूरा सिस्टम भी पैरालाइज हो गया था। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेटस के ऊपर हो। जितना आपका स्टेटस ज़्यादा होगा उतना सिस्टम को आप ख़त्म करने में उतने आप ज़्यादा सक्षम होंगे। आपके जेल की सेवाओं देते रहते हुए कोई ऐसा नेता जिसने आकर खूब परेशान किया हो, जिसके आने से काफ़ी परेशानी हो गई हो, ऐसा कोई पॉलिटिशियन आपको याद आता है? देखिए, नेता तो जब भी आते हैं वो परेशानी तो देते ही देते हैं। देखिए, परेशानी कैसे होती है कि एक आम आदमी जो होता है उसको आप हफ्ते में 2 बार मिलवा सकते हो, और एक मुलाकात जंगला होता है उसमें मिला सकते हो, और खाना उनको जेल का खिलाते हो। नेता लोगों को तीनों चीज़ें पसंद नहीं होती। उनको ये होता है कि कोई भी उनको मिलने के लिए आ रहा है, जिस टाइम मिले आए तभी मिलवाएं, मुलाकात जंगले में ना मिलवा के जेल के अंदर मिलवाएं, डिप्टी सुप्रीटेंडेंट के ऑफिस में मिलवाएं। तीसरा इनको होता है कि खाना इनका जो है घर से आए, नहीं तो किसी होटल से आए। तो ये जैसे राजा वगैरह थे यहाँ पे, ये राजा थे, कोनी मोजी थी, तो इनके टाइम पे क्या होता था कि काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है मिनिस्टर्स वगैरह भी इनको मिलने आते रहते थे। करुणानिधि जी मिलने के लिए आते थे, और शाम के टाइम ही आते थे। तो उसमें मुझे लगता है कि वो थोड़ी ज़्यादा हो रही थी उनके साथ, कुछ जाति सिस्टम को ज़्यादा वो दबाया जा रहा था। अच्छा, सिस्टम को ज़्यादा दबाया जा रहा था, ताकि शाम को अगर आप किसी की मुलाकात करवा रहे हो तो ये बहुत वायलेशन है उसके रूल्स का। उसके अलावा खाना अगर उसका बाहर से आ रहा है, किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, तो वो भी तकड़ा वायलेशन है। अच्छा, तो ये राजा को लेकर पूरी आज़ादी थी, मतलब हाँ, सिस्टम के उस टाइम पे उसको काफ़ी सिस्टम को जो है ट्वीक किया गया था, काफ़ी ट्वीक किया था सिस्टम को, मतलब काफ़ी उसको हल्का कर दिया था। और कोई ऐसा गैंगस्टर आपको याद आता हो जिसने तिहाड़ जेल में एकदम सत्ता चलाई अपनी? हाँ, गैंगस्टर्स का भी होता है कि सत्ता वो अपनी चलाते हैं जेल में आके। अब जैसे पप्पू यादव का वो है, पप्पू यादव जब बिहार की जेल में थे तो इनके पास मोबाइल भी होते थे, सब कुछ होता था ये। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको
तिहाड़ जेल में उनको शिफ्ट किया। पर जब तिहाड़ जेल में भी आए तो यहाँ पे भी इवन तो बिहार की जेलों से ज़्यादा अच्छे रूल रेगुलेशन थे यहाँ, तो यहाँ पे भी आके इन्होंने सिस्टम को ख़राब ही किया। कोई आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल यहाँ पे जेल में जैसे आम कैदी हैं वैसे रह रहे थे, ऐसा नहीं था। कैसा था? पप्पू यादव के पास से कभी मोबाइल पकड़ा गया? क्या क्या व्यवहार था? पप्पू यादव से मोबाइल नहीं पकड़ा गया था, पर उनके टाइम पे एक कोई जेल के अंदर प्रोग्राम करवाए गए, जिस प्रोग्राम में औरतें वगैरह आके डांस किया स्टेज के ऊपर, और उसमें ये भी थिरक रहे थे, ऐसा अखबारों में आया था। अच्छा। तो फिर उसके में जेल सुप्रेंट के ऊपर एक्शन भी लिया था, जेल सुप्रेंट को ट्रांसफ़र कर दिया था वहाँ से, तो क्यूरेटिव स्टेप लिया था। पर मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी बहुत बड़ा गैंगस्टर या पॉलिटिशियन या पैसे वाला आदमी आ जाता है तो हमारा सिस्टम जो है बिल्कुल उसमें वो हल्का हो जाता है, उसके आगे सिस्टम को तोड़ते ही तोड़ते। कोई ऐसा गैंगस्टर जिसने आपको धमकी दी हो? धमकियाँ तो देखो, छोटी मोटी धमकियाँ तो आती रहती हैं, जब आप जेल चला रहे हो धमकी तो आती रहती है। पर मुझे याद है जब छोटा राजन आया था तो उस टाइम पे मुझे छोटा शकील, हाजी छोटा शकील करके, इसने मेरे फ़ोन पे जो है धमकी भेजी थी। इसने कहा था कि आप कब तक इसको बचा लोगे, छोटा राजन को, मैं जेल में आके मारूंगा इसको। अच्छा। हाँ, मैं जेल में आऊँगा, जेल में आके आपके सामने इसको मारूंगा, देखता हूँ आप कैसे बचा लोगे। तो ये धमकी दी उसने मेरे को, तो मेरे मोबाइल पे आई, तो फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट वगैरह भी की, सब कुछ किया, पर अल्टीमेटली पुलिस को लगा ऐसा कि इस धमकी के ऊपर जो है ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, छोटा शकील जिनकी बात सुनील जी कर रहे हैं, छोटा शकील अंडरवर्ल्ड डॉन, ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ माना जाता है। फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद है और वो हर हाल में छोटा राजन को मारना चाहता था। बैंकॉक में भी छोटा राजन पर उसने हमला किया, और जब छोटा राजन इंडिया में आ गया तब भी उसने कई मीडिया चैनलों पर ये बात कही थी कि वो तिहाड़ जेल में भी छोटा राजन को मार देगा। तो छोटा शकील का को मैसेज कब आया और एग्जैक्ट कंटेंट क्या था? उसमें जो मेरे मोबाइल फ़ोन पे आया था उनका मैसेज उसमें ये था कि तू कब तक जो है छोटा राजन को बचा लेगा, मैं तेरे को देख लूँगा, और मैं जेल में आके इसको छोटा राजन को तेरे सामने मारूंगा, ये करके ये लिखा हुआ था। तो मेरे को उसकी भाषा पहले तो समझ नहीं आई, फिर मैंने अपने बच्चों को दिखाया तो उन्होंने देखा कि इसका सोर्स कहाँ से है, तो उन्होंने बताया कि हाजी छोटा शकील है, जहाँ से ये आया, वो दुबई से आया था मैसेज। तो तब मैंने फिर अपने डीजी को बताया, डीजी ने आगे पुलिस में रिपोर्ट की, स्पेशल ब्रांच वगैरह को, पर अल्टीमेटली उनको लगा कि इसमें कोई थ्रेट परसेप्शन ऐसा है नहीं। लेकिन छोटा राजन की तो आपने फिर सिक्योरिटी बढ़ाई होगी काफ़ी ज़्यादा? हाँ, छोटा राजन की सिक्योरिटी वगैरह बढ़ाई, काफ़ी बढ़ाई, और उसको एक लगा लें कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी में रखा हुआ है। अच्छा सर, जेल रिफॉर्म की बात की जाती है, और जेल तो वैसे भी कैदी वहाँ जाते ही इसलिए हैं कि उनको सुधारा जा सके, लेकिन कई ऐसे निर्दोष लोग हैं वो भी जेल के अंदर पहुँच जाते हैं। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी, क्योंकि हमारा एक शो है पढ़ाकू नितिन, उसमें एक अमित नाम का वकील आया था जिसको काफ़ी ज़्यादा, जिसके साथ ज्यादती हुई थी जहाँ तक मुझे याद है, और काफ़ी ज़्यादा उसको लोगों ने देखा था। तो ऐसा कोई कैदी आपसे जुड़ा हो? देखिए क्या है कि जो जेल की जितनी पॉपुलेशन होती है 85% पॉपुलेशन ऐसी होती है जो कि गरीब तबके से आती है। गरीब तबका आप उसको कहेंगे जो हमने अपनी डेफिनेशन की हुई थी कि जिन लोगों की जो साल की इनकम है 1 लाख से कम होती है, उसको हम गरीब तबका कहते थे। जब इतने गरीब तबके से लोग आते हैं, उन बेचारों को ये नहीं पता होता किस ऑफेंस में उनको जेल के अंदर डाला है, इसकी क्या कैद, कितनी कैद हो सकती है, और जनरली ऐसे केसों में क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए मैंने 1983 में एक लीगल एड सेल शुरू किया था। उस लीगल एड सेल में
मैं तो होता ही था, और मेरे साथ जो 3 एडवोकेट जो है, दिल्ली लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड उस टाइम इसको कहते थे, वहाँ से 3 एडवोकेट आते थे। तो उसमें हमने काफ़ी लोगों की हेल्प की। एक कैदी का तो क्या था, उसको मौत की सज़ा हुई थी, अच्छा। तो उसकी हमने मर्सी पिटीशन वगैरह लगाई, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो उसी चीज़ को डिले को लेके हमने उसकी जो डेथ सेंटेंस थी उसको लाइफ में कन्वर्ट करवा दिया था, अच्छा। लीगल एड सेल में। फिर उसके बाद जो है, ये बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं जिनको हम बताते हैं, जब लीगल एड सेल है हमारी, उनको हम बताते थे कि भैया तेरे इस केस में कुछ नहीं होना, तो अपनी जमानती वगैरह जो है अपनी वो उसको अरेंज कर ले तो छूट जाएगा। और उसको बताते थे इसमें मैक्सिमम साल, इसमें कितने साल तक की कैद हो सकती है या कितने महीने तक की कैद हो सकती है, ये सारी चीज़ बताते थे। तो लीगल एड सेल जो बड़ी पॉपुलर, उसमें हमने कई केस ऐसे देखे जो कि जैसे एक केस था, मुझे अभी भी याद है, उसके ऊपर 4 किलो रेलवे की 4 किलो लोहा रेलवे स्टेशन से चोरी करने का उसके ऊपर वो था, लोहे का, उसने नीचे पड़ा हुआ था, उसने उठा लिया। अच्छा। तो अब जब उसको हमने वहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट हम लगाते हैं जेल में हमारे यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स बड़ी ही पॉपुलर हैं। उसमें करीब की मेरे ख्याल 8-10 हज़ार केसों का जो है निपटारा हो चुका है। तो हमने स्पेशल कोर्ट में उसका केस किया, तो जज साहब भी बड़े हैरान थे कि 4 किलो लोहे में जो है इसको जेल में डाल दिया, और वो ऑलरेडी 3 महीने जेल में काट चुका था। ओह। तो ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। और आप देखो, दिल्ली की कन्विक्शन रेट बहुत कम है। अगर आप 100 लोगों को भेजते हो जेल में, तो मेरे ख्याल कन्विक्शन रेट आपकी जो है, ओवरऑल कन्विक्शन रेट कन्फेशन वगैरह करने के बाद कोई 30-40% से ज़्यादा नहीं है। मतलब 60% तो आपने जो पकड़े, आपने निर्दोष पकड़े, इसका यही है ना कि आपने 60% निर्दोष पकड़े। और हमारे हिंदुस्तान का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे किसी ने ऑफेंस किया तो सबकी ना एक पुनिटिव अप्रोच होती है, जज की पुनिटिव अप्रोच होती है, पुलिस की पुनिटिव अप्रोच होती है, इसको जेल में भेज दो। अगर आप विदेशों की जेलों में जाएंगे, विदेशों की जेलों में वहाँ पे जेल जो है वो एक्सेप्शन है, और रूल जो है उसको छोड़ देना। बेल जो है वो है, रूल है। अब वहाँ क्या होता है कि बहुत सीरियस, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, या उनके लोकल उसमें जो जिस क्राइम को बड़ा हीनियस मानते हैं, ड्रग के कई हीनियस होते हैं, खाली वो हीनियस ऑफेंसेस में बंदे को जेल में भेजते हैं, बाकी को वो बेल दे देते हैं, पैरोल दे देते हैं। हमारे हिंदुस्तान की तरह नहीं कि कोई छोटे से केस में भी है, चोरी के केस में 50 रुपए की चोरी की है, 100 रुपए की चोरी की है, या 200 रुपए की चोरी की है, या लाख रुपए की चोरी की है, आप उसको जेल में डाल दो। वहाँ पे ऐसे नहीं होता। वहाँ पे इसको अपने तरीके से जो है वो हैंडल करते हैं, और बेल जो है वहाँ पे रूल है। अब यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत केसों में कहा हुआ है कि ऐसे केसों में जो है बेल जो है रूल होनी चाहिए, जेल एक्सेप्शन होनी चाहिए, पर इसको कई बार माना नहीं जाता। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे प्रिजनर होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पुअर बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं जेल में, इनकी जमानत अगर हो भी जाती है तो ये लोग बेल नहीं दे पाते। अच्छा। तो उसकी वजह से ये जेल में लैंग्विश करते रहते हैं। तो ऐसे केसों के लिए लीगल एड सेल जो है इनकी काफ़ी हेल्प करती है। इनको पर्सनल बॉन्ड पे छुड़वाना, या रिड्यूस्ड श्योरिटी पे छुड़वाना, या कई जगह जज ने कहा होता है कि इनको लोकल श्योरिटी पे छुड़वाओ, दिल्ली की उसमें दो, उस कंडीशन को हम वेव करवाते हैं। तो ऐसे करके बहुत फ़ायदा होता है प्रिजनर्स को, जब उनके लीगल राइट्स वगैरह उनको बताए जाते हैं। जेल के अंदर करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पैसा फेंक तमाशा देख वहाँ वाला हाल चलता है। तो आप ये मानते हैं कि जेल के अंदर करप्शन है, और करप्शन की वजह से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, पप्पू यादव जैसे लोग डांस करवा लेते हैं, सिगरेट पान बीड़ी सब कुछ मिल जाता है। देखिए क्या है कि जो आपकी लोकल कंडीशन होती हैं, जो आपकी लोकल कंडीशन होती है, आप ये सोचो कि आप जेल में भेजोगे तो लोकल कंडीशन इवेपोरेट हो जाएंगी, तो वो नहीं होता। अगर बाहर करप्शन है तो जेल में भी करप्शन होगा। आप आँख उस चीज़ से नहीं कर सकते कि वो जेल में आ गया तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी,
क्योंकि इंसान तो वही हैं हम्म, जो जेल चला रहे हैं, वो भी बाहर से आए हैं, हम्म, और जो कैदी हैं वो भी बाहर से आए हैं। जो बाहर से करप्शन करके आए हैं तो जेल में भी आके वो करप्शन करेंगे। कोई ऐसा आतंकी जो जब जेल में बंद था तो आपकी नींद उड़ी रहती थी कि भाई इसको इस पर निगरानी खास रखनी है? मेरा एक सवाल। दूसरा, ये मसूद अजहर जो आतंकी था, जब आप थे तब क्या था तिहाड़ जेल में? जी, देखिए क्या होता है, जैसे अब ये छोटा राजन आया तो उस पर काफ़ी ज़्यादा चौकसी जो है बढ़ा दी थी, बहुत ज़्यादा। तो उसमें हमारे को हमेशा ये रहता था कि ये कहीं कुछ इसको छुड़वाने के लिए या ये जेल के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ ना कर दे जिससे कि जेल प्रशासन का नाम जो है ख़राब हो या पूरे हिंदुस्तान का नाम ख़राब हो। ये तो एक बहुत बड़े लेवल के वो आतंकी है। तो इसमें मुझे याद है कि काफ़ी नींद उड़ने वाली बात जो कह रहे हैं, जेल प्रशासन की नींद काफ़ी उड़ी रही थी जब ये छोटा राजन आया था। बाकी जो मसूद अजहर की आप बात कर रहे हैं, तो मसूद अजहर थे, ये जब जेल पे था तो ये एक रियल वे में जैसे टेररिस्ट होते हैं, रियल वे का टेररिस्ट था ये। अच्छा। इसका ये था कि इसका जेल के साथ भी इसका जो है वो सलूक, जेल स्टाफ के साथ सलूक इसका ठीक नहीं होता था। वो बड़ी अथॉरिटेटिव वे से जो है ये बात करता था। अच्छा। तो ये तो इसका जब ये सारा जो हुआ, जो किया, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट। अच्छा, क्या था मतलब जो प्लेन हाईजैक के जो 3 आतंकी छोड़े थे, तीनों तिहाड़ जेल में बंद थे? नहीं, उसमें एक शायद दो दो बार थे, बंद थे। एक हाँ। तो क्या उस वक्त प्रोसेस था, कैसे आपको बस जानकारी? उनको लिया यहाँ से, उनका गवर्नमेंट ने केस, क्या होता है कि जब भी आप किसी को करते हो तो पहले आपको केस उसका वापस लेना होता है। गवर्नमेंट पहले के अगर अंडर ट्रायल है तो केस उसका वापस लेना होता है। केस उसका वापस करने का करके प्रोसिक्यूशन ने केस विड्रॉ करके फिर उसको एक्सचेंज किया था इन्होंने। यहाँ से लेके गए, वहाँ जाके इन्होंने एक्सचेंज किया। एक अंडरवर्ल्ड डॉन था बबलू श्रीवास्तव, वो तिहाड़ जेल में बंद था जब मौलाना मसूद अजहर बंद था। तो वो बताता है कि किसी जगह मैंने पढ़ा कि वो लोगों के काम वाम भी कर दिया करता था, क्योंकि जब पैसे वैसे नहीं थे। क्या कैसा था मसूद अजहर तिहाड़ जेल के अंदर? आज तो बहुत बड़ा आतंकी। नहीं, मसूद अजहर का ये काम कुम नहीं करता था कोई ऐसा। बाकी ये है कि वो अपना काफ़ी अपना रिलीजियस प्रैक्टिसेस में काफ़ी वो अपना पंक्चुअल था। 5 टाइम नमाज पढ़नी है, और पर उसका जेल स्टाफ के साथ जो है उसका व्यवहार इतना अच्छा नहीं होता था। और जरगर वगैरह जिसको जो उनको भी जेल से छोड़ा था, वो तो बिल्कुल ऐसे बोलते थे, मुझे याद है कि वो बिल्कुल उस जैसे आग निकलती है ना मुंह से जब बात करता था जरगर, इस टाइप का वो था। तो ये काफ़ी कुख्यात आतंकवादी थे जिनको स्वैप किया था, जिनको क्या तालिबान को दिया था। थैंक यू सर, आप हमारे शो में आए। थैंक यू, उम्मीद है आपने आपकी बुलाया। जो ब्लैक वारंट है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो। Thank आप लोग भी देखिए, आपको ये शो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।